इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपने फोल्डर को नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ML मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल, बिगिनर टू प्रोफेशनल ये नाम दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ नमपाई प्रैक्टिकल, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद आपको रीनेम के ऊपर क्लिक करना है तो आपका फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल नमपाई प्रैक्टिकल फोल्डर, ये जो फोल्डर है ये आपके यूजर के अकाउंट में स्टोर हो जाएगा, मतलब सी ड्राइव में स्टोर हो जाएगा, जहाँ पे आपका अकाउंट फोल्डर है, मतलब यूजर फोल्डर है। नेक्स्ट इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप इस फोल्डर के अंदर चले जाते हो। अब हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल करना है तो हमें पाइथन फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम न्यू बटन के ऊपर जाना है और यहाँ पे हमें मिलेंगे पाइथन 3, मतलब पाइथन 3.7, पाइथन 3.6 अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर। तो इस फाइल को हमें ओपन करना है। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो हमारे IPython NB नाम की फाइल क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब ये होता है, आई मतलब इंटरेक्टिव, पाई मतलब पाइथन, NB का मतलब होता है नोटबुक, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, क्योंकि हम जुपिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए। तो इस फाइल का ये एक्सटेंशन रहेगा। अब इस फाइल को हमें नेम देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको अनटाइटल लिख के कुछ मिला होगा, तो इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद आप पाइथन फाइल को नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ numpy प्रैक्टिकल 1 लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा 1। उसके बाद मैं रीनेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी जुपिटर फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमें प्रैक्टिकल करना है। अब हमें क्या करना है, numpy को इंपोर्ट करना है। क्या करना है, numpy को हमें इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। उसके बाद हमें numpy को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे numpy, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो हमने लिखा है वो किस जगह पे लिखा है। तो इसको बोलते हैं सेल, IN का मतलब होता है इंटरेक्टिव। तो इस सेल में आप प्रोग्राम लिखोगे, उसके बाद इसको आप एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पे हम numpy को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में हम numpy का इस्तेमाल मैक्सिमम तौर पे करेंगे। इस लॉन्ग नेम को बार बार यूज करने की वजह हम क्या करते हैं, इसका शॉर्ट नेम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एज कीवर्ड। उसके बाद हमें इस numpy का जो भी शॉर्ट नेम देना है आप नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ NP, आप इसके जगह पे कोई भी नेम दे सकते हो। अब हमें इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, इस लाइन को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2 शॉर्टकट की है, मतलब शिफ्ट प्लस एंटर दबा के भी आप इस लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस एंटर, इसका भी इस्तेमाल करके हम इस करंट सेल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट और कंट्रोल में डिफरेंस क्या है, तो शिफ्ट एंटर का इस्तेमाल करके क्या होगा कि जो हमारी करंट सेल है वो करंट सेल एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद उसके बिलो न्यू सेल क्रिएट होंगी। और कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल करके हम करंट सेल को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, रन बटन के ऊपर क्लिक करके भी हमारी लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब हम रन बटन का इस्तेमाल करते हैं तो रन बटन क्या करता है, शिफ्ट एंटर की तरह ही काम करता है, मतलब करंट सेल को एग्जीक्यूट करता है और न्यू सेल को इंसर्ट करता है उस करंट सेल के बिलो में। तो चलो हम डायरेक्ट रन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा इंपोर्ट numpy है, इसके सामने एक बॉक्स में स्टार मतलब एस्टिक करके यहाँ पे साइन मिला होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम हो एग्जीक्यूट हो रहा है। और जैसा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उस एस्टिक की जगह पे कोई पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर मिला है 1, मतलब जो हमारा नंबर लाइब्रेरी वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें अरे को क्रिएट करना है। क्या करना है, हमें अरे को क्रिएट करना है, मतलब numpy अरे को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं numpy का शॉर्टकट नेम, यहाँ पे आप numpy भी लिख सकते हो। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा डॉट। उसके बाद हमें अरे क्रिएट करना है। हमें क्या करना है, अरे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अरे। नेक्स्ट हमें पैरेंथेसिस में अरे की वैल्यू देनी है, मतलब हमारे 1 डायमेंशनल अरे की वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 1, 2, 3, 4, मतलब हमारे अरे में 4 एलिमेंट रहेंगे। तो अब इस अरे को हमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा, तभी इस अरे को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक वेरिएबल नेम अरे अंडरस्कोर 1D, क्योंकि हम 1D अरे क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद इक्वल्स टू,
अब इस अरे को हमें प्रिंट भी करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, उस देख सकते हो जो हमारा 1D अरे क्रिएट हो चुका है और उसको हम सक्सेसफुली प्रिंट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे कि जो हमने अरे क्रिएट किया वो सच में अरे है या लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमें वैल्यू मिली है और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है पाइथन लिस्ट। तो यही कंफ्यूजन को हमें दूर करना है, तो हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और टाइप फंक्शन को हम देंगे अरे अंडरस्कोर 1D। तो टाइप फंक्शन क्या करेगा, इस वेरिएबल में जिस टाइप का डेटा स्टोर है उस टाइप को शो करेगा। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइप मिला है numpy डॉट nd अरे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कंफर्म हो सकते हो कि जो हमने अरे क्रिएट किया था वो numpy अरे था, numpy अरे था। नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे कि जो हमने अरे क्रिएट किया वो 1D या 2D या मल्टी डायमेंशनल अरे है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर अरे का नाम, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा डॉट और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एन डिम, इसका मतलब होता है एन डायमेंशनल। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 1। 1 का मतलब होता है कि जो हमारा अरे है अरे अंडरस्कोर 1D ये 1 डायमेंशनल है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2D अरे को क्रिएट करते हैं। 2D अरे को क्रिएट करने के लिए सेम है numpy डॉट अरे, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जब हमें 2D अरे क्रिएट करना है तो लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब 2D अरे होता है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फर्स्ट लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट लेनी है, तो यहाँ पे मैं सेकंड लिस्ट लेता हूँ। उसके बाद इसमें आइटम डालता हूँ 1, 2, 3, 4। एक हमारी लिस्ट हो गई, उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हम लिस्ट लेते हैं 5, 6, 7, 8। तो जो हमारे 2 लिस्ट है वो एक लिस्ट के अंदर है। तो चलो इसको हम असाइन करते हैं एक दूसरे वेरिएबल को। यहाँ पर मैं लेता हूँ अरे अंडरस्कोर 2D और इसमें हम स्टोर करते हैं 2D अरे। तो चलो इसको हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट, उसके बाद उस अरे का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं 2D। चलो इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सेम शिफ्ट प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस एंटर। तो चलो यहाँ पे मैं अभी कंट्रोल प्लस एंटर बटन का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 2D अरे प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमें नेक्स्ट सेल नहीं मिली है क्योंकि हमें आगे की प्रोग्रामिंग करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो प्लस साइन, इस प्लस साइन बटन के ऊपर भी आप क्लिक करके नेक्स्ट सेल क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट की है, वो है ए का इस्तेमाल करके भी आप जो आपकी करंट सेल है उसके अब न्यू सेल इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ ए, यहाँ पे आप स्मॉल ए कैपिटल ए कुछ भी प्रेस कर सकते हो। और आपको करंट सेल के बिलो कोई सेल चाहिए, करंट सेल के बिलो कोई सेल चाहिए तो आपको प्रेस करना पड़ेगा बी, स्मॉल बी या कैपिटल बी। और आपको मान लो कोई सेल को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम आपको सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद 2 टाइम्स डी को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक सेल को डिलीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी सेल के ऊपर, सेल के नीचे या आपको सेल को डिलीट भी कर सकते हो। तो चलो हम अपनी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2D अरे क्रिएट कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो हमने अरे किया वो सच में 2D है कि नहीं है, तो उसकी हमें डायमेंशन चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर अरे का नाम, उसके बाद डॉट, उसके बाद हम लिखेंगे एन डायमेंशन एन डी। चलो शिफ्ट प्लस एंटर दबाते और चेक करते कि जो हमारा अरे वो 2 डायमेंशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने अरे लिया था अरे अंडरस्कोर 2D, ये भी 2 डायमेंशनल अरे है। नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा अरे उस अरे में कितने एलिमेंट है, मतलब हमारे अरे की साइज कितनी है ये हमें चेक करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस अरे का आपको साइज चेक करना है उस अरे का नाम, उसके बाद आपको लिखना है डॉट और उसके बाद लिखना है साइज। क्या लिखना है, साइज। इससे आप उस पर्टिकुलर अरे का साइज चेक कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस एंटर बटन दबाता हूँ और हमें यहाँ पे साइज मिला है 4। अब इस 4 का मतलब क्या होता है, जो हमारा 1D अरे था, यहाँ पे आप देख सकते हो 1D अरे को हमने यहाँ डिक्लेयर किया था। तो इस 1D अरे में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो जितने एलिमेंट हमारे अरे में रहेंगे उस अरे की साइज उतनी ही रहेंगी। तो हमें साइज कितनी मिली है, 4।
चलो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 2D अरे था उसमें कितने आइटम है, मतलब उस अरे की साइज कितनी है ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, उस अरे का नाम अंडरस्कोर 2D, उसके बाद लिखते हैं हम साइज, और इससे हमें क्या पता चलेगी, उस अरे की साइज। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली 8। 8 का मतलब ये होता है कि जो हमारा 2D अरे है उसमें टोटल 8 एलिमेंट है। यहाँ पे आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4, ये हमारे फर्स्ट लिस्ट है, और सेकंड लिस्ट में भी 4 एलिमेंट है, तो टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप अपने अरे की साइज चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आप सोचोगे कि जो हमारे जो अरे उसका शेप क्या है, मतलब 1 डायमेंशनल अरे है तो उसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ये हमें चेक करना है। तो हम उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस अरे का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अरे अंडरस्कोर 2D। उसके बाद उसकी हमें शेप चेक करना है, उसका शेप चेक करना है, उसमें रो कितने और कॉलम कितने। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ शेप, ठीक है। उसके बाद आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 2,4, ये वैल्यू हमें टपल में मिली है 2,4। अब इस 2 और 4 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं कमेंट में आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है टपल, उसके बाद 2 का मतलब होता है रो। फर्स्ट हमें रो मिलेंगे, उसके बाद कॉमा के बाद हमें वैल्यू मिलेंगी कॉलम की, कॉमा के बाद हमें कॉलम की वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का मतलब होता है रो। तो जो हमारा 2D अरे था, यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारा जो लिस्ट है ये एक रो है हमारे अरे का। नेक्स्ट हमारा रो है 5 6 7 8, ये हमारा सेकंड रो है हमारे अरे का। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू मिली है 4। 4 का मतलब होता है 4 कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 5 ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, 2 6 ये हमारा सेकंड कॉलम है, 3 7 ये हमारा थर्ड कॉलम है, और 4 8 हमारा फोर्थ नंबर का कॉलम है। तो इस तरीके से आप अपने अरे का शेप चेक कर सकते हो। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करते हैं। कमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा जो अरे उसमें कौन से टाइप का डेटा है, उस अरे का डेटा टाइप क्या है ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर अरे का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे डॉट, उसके बाद हमें लिखना है डी टाइप। डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है डेटा टाइप इंट 32 बिट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा अरे था उस अरे में इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और उस वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किसमें किया है, 32 बिट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर अरे का डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, नंबर को इंपोर्ट किया था इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हमने देखा कि अरे को हम किस तरीके से करते हैं। अरे को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, np डॉट अरे, उसके बाद हमें 1D 2D अरे चाहिए तो उसके हिसाब से हम अरे को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें अरे का टाइप चेक करना है तो हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारा जो अरे उसके हमें डायमेंशन चेक करनी है तो हमने क्या किया, ndim का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमने चेक किया कि जो हमारा अरे है उसका हमें साइज चेक करना है तो हमने क्या किया, डॉट साइज का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारा जो अरे है उसका शेप हमें चेक करना है, उसमें रो कितने उसमें कॉलम कितने ये हमें चेक करना है तो हमने क्या किया, डॉट शेप का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा अरे उसमें कौन से टाइप का डेटा है तो हमने उसके लिए क्या किया, डॉट डी टाइप का इस्तेमाल किया। इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी प्रैक्टिकल किया है, इस प्रैक्टिकल का पूरा कोड आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप इस कोड को एक्सेस कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में रिमेनिंग पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। जुपिटर नोटबुक, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपका जुपिटर नोटबुक आपके बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास तीसरा रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके हम जुपिटर नोटबुक को ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके जुपिटर नोटबुक को ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करके जुपिटर नोटबुक को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा सर्वर ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा जुपिटर नोटबुक आपके बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। इसके लिए मे भी कुछ टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। इसके पहले हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल नमपाई प्रैक्टिकल। तो इस फोल्डर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आपने जो भी फोल्डर क्रिएट किया होगा उस फोल्डर को आपको जस्ट क्लिक करना है, मतलब उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है।
नेक्स्ट हमने एक फाइल क्रिएट की थी, यहाँ पे आप देख सकते हो numpy practical underscore 1 डॉट ipynb। आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव, पाई का मतलब होता है पाइथन, एनबी का मतलब होता है नोटबुक। क्योंकि जो हमने पाइथन फाइल क्रिएट की थी उसको हमने जुपिटर नोटबुक में क्रिएट किया था, उसके वजह से जुपिटर नोटबुक ने इसको एक्सटेंशन दिया है आई पाई एन बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है और हम चेक करते हैं कि इस ट्यूटोरियल के पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको जस्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फाइल के ऊपर सिंगल टाइम क्लिक करते हो तो आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। जैसे आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने जो भी प्रोग्रामिंग किए होंगे वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग आपको इस टैब में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने numpy को इंपोर्ट किया था इंपोर्ट की का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हमने क्या किया, एज कीवर्ड का इस्तेमाल करके जो हमारा numpy लाइब्रेरी उसका हमने शॉर्ट नेम क्रिएट किया था। नेक्स्ट हमने अरे को क्रिएट किया था डॉट अरे का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हमने देखा कि टाइप, हमारे अरे का टाइप क्या है ये हमें चेक करना है, तो हमने टाइप फंक्शन का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा अरे है उसकी डायमेंशन कितनी है, उसके लिए हमने dim का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो हमारा अरे है उसका हमें साइज चेक करना है। क्या करना है, उसका साइज चेक करना है, मतलब उस अरे में कितने एलिमेंट है ये हमें चेक करना है, तो हमने डॉट साइज का यूज किया था। नेक्स्ट हमने शेप का यूज किया था, मतलब जो हमारा अरे है उसमें कितने रो है कितने कॉलम है ये हमें चेक करना है, तो हमने डॉट शेप का यूज किया था। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा अरे है उसमें किस टाइप का डेटा है, कौन से टाइप का डेटा है ये हमें चेक करना है, तो हमने डी टाइप का यूज किया था। अब आपको फ्यूचर में एक एरर आ सकता है, तो उस एरर को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको मैं पहले बताने वाला हूँ। अब हम क्या करते हैं, हमने अरे अंडरस्कोर 2d इस अरे को क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेल में लिखते हैं अरे अंडरस्कोर 2d और हम चेक करते हैं कि जो हमारा अरे अंडरस्कोर 2d ये हमें शो होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर की का इस्तेमाल करते हैं और हमारे अरे को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक एरर मिला है, नेम एरर अरे अंडरस्कोर 2d इज नॉट डिफाइंड, अरे अंडरस्कोर 2d इज नॉट डिफाइंड। अब इसका मतलब ये होता है कि जो अरे अंडरस्कोर 2d है इसको हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस अरे को तो हमने डिक्लेयर किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रॉल अप करके जो अरे अंडरस्कोर 2d np डॉट अरे, इसमें हमने अरे अंडरस्कोर 2d को डिक्लेयर किया था। लेकिन हमें यहाँ पे एक एरर मिला है कि जो अरे अंडरस्कोर 2d है डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाइथन फाइल है जिसको हमने पहले क्रिएट किया था उसके बाद हमने उसको क्लोज किया था, और नेक्स्ट टाइम जब उस फाइल को हम ओपन करते हैं तो उस फाइल को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मतलब उसमें हमने जो भी प्रोग्राम किया है तो वो प्रोग्राम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता, तो उसको हमें फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार आप देख सकते हो जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसका आउटपुट तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जुपिटर है उसके पहले जुपिटर में जो भी हमने कोड एग्जीक्यूट किया था तो उसका हमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट शो होता है। लेकिन फिर से उस फाइल को हम यूज करेंगे तो हमें हर एक लाइन को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल रास्ता है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल है हर एक सेल को हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्या करेंगे, हर एक सेल को हम रन करेंगे। लेकिन ये हमारे पास लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस होने की वजह से हम क्या करेंगे, मेनू बार में आपको जाना है, क्या करना है, मेनू बार में जाना है, उसके बाद कर्नल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कर्नल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, इंटरप्ट, रिस्टार्ट, रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट, रिस्टार्ट एंड रन ऑल। तो हमें रिस्टार्ट एंड रन ऑल के ऊपर क्लिक करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कर्नल है वो फिर से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारे हर एक लाइन को रन ऑल मतलब हर एक सेल को एग्जीक्यूट करेगा फिर से। उसके बाद हम इस सेल में जो भी हमारे वेरिएबल है जो भी हमारे लाइब्रेरी उसका हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्टार्ट एंड रन ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप रिस्टार्ट एंड रन ऑल के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको एक नेक्स्ट पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप रिस्टार्ट एंड सेल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो पाइथन फाइल में हर एक सेल है वो फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मिलेगा इन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार मिलेगा मतलब एस्टिक मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे हर एक सेल है वो एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे आपकी सेल एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी पाइथन फाइल थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है,
और जैसे यहाँ पे हमने अरे अंडरस्कोर 2D लिखा था तो ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर से हम क्या करते हैं, अरे अंडरस्कोर 2D को कॉल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें एरर मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शिफ्ट प्लस एंटर बटन प्रेस करो और यहाँ पे हमें सक्सेसफुली आउटपुट मिल चुका है, मतलब हमारा जो कर्नल है वो फिर से रिस्टार्ट हो चुका है। तो चलो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कुछ और नए फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इस फोल्डर में जाना है। उसके बाद फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू बटन के ऊपर। जैसे आप न्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो हमें यहाँ पे मिलेगा पाइथन 3। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पाइथन 3 के ऊपर क्लिक करते हो तो हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को नेम देना है। नेम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनटाइटल में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अनटाइटल में, और उसके बाद हमें यहाँ पे नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नम पाई, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रैक्टिकल, यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है, प्रैक्टिकल 2। यहाँ पे मैं लेता हूँ _2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रीनेम करना है। तो जस्ट रीनेम के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप रीनेम बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो फाइल है उसका नेम चेंज हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट numpy को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंपोर्ट, उसके बाद हम उसका नाम numpy, मतलब हमें कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, उसके बाद हमें उसको शॉर्ट नेम देना है। तो हमने लिखा एज कीवर्ड, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं np, ठीक है। तो इसको हमें इंपोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर की का यूज करते हैं। जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर की का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो numpy लाइब्रेरी है ये इंपोर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा हो तो आपको पता है कि वंस मैट्रिक्स, जीरोस मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एक वैल्यू 1 रहे, मतलब हर एक एलिमेंट 1 रहे, उसको हम बोलते हैं वंस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, np.array, मतलब हम अरे का इस्तेमाल करके सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशन अरे क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें वंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है। मैट्रिक्स मतलब 2 डायमेंशनल अरे। तो हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में लिस्ट लेते हैं, एक लिस्ट। इसका मतलब होता है कि हम 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 डायमेंशनल अरे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दूसरा लिस्ट लेते हैं और हमें क्या करना है, 3x3 मैट्रिक्स क्रिएट करना है और हर एक एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के लिए हमने क्या किया, एक लिस्ट लिया, उसमें हम लेते हैं 3 कॉलम, 1,1,1, ओके, 1,1,1। ये हमारा हो गया फर्स्ट रो और उसमें हमारे 3 कॉलम हो गए 1 1 1। नेक्स्ट हमें दूसरा रो चाहिए तो हम इस लिस्ट के बाहर आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कॉमा। नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरी लिस्ट लेते हैं, मतलब सेकंड रो, उसमें भी हमें 3 कॉलम चाहिए और हर एक एलिमेंट 1 चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1,1,1, ठीक है। हमारे 2 रो क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लेते हैं और यहाँ पे मैं थर्ड लिस्ट ले रहा हूँ, मतलब थर्ड रो क्रिएट करना हमें। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1,1,1। तो इसको हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं मैट्रिक्स mx, ठीक है, उसके बाद अंडरस्कोर वंस इक्वल्स टू। अब इसको मुझे प्रिंट करना है तो जस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, किसको करना है मुझे, फ्रेंड, mx अंडरस्कोर वंस, ठीक है। तो चलो शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वंस मैट्रिक्स को सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मान लो हमें ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना है, मतलब उसमें 100x100 शेप का हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना है और उसमें वंस हर एक एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएंगे। तो उसके लिए numpy ने क्या किया, एक हमें फंक्शन दिया है जिसका इस्तेमाल करके हम वंस मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उस फंक्शन को हमें यूज करना है तो एकदम सिंपल है। हम क्या करेंगे, numpy या np शॉर्ट नेम उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम डॉट और उसके बाद आपको लेना है वंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वंस, ठीक है। वंस लिखने के बाद आपको कितने कॉलम चाहिए तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस, मतलब वंस फंक्शन का इस्तेमाल करके उस फंक्शन को हमें एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, 5 कॉलम चाहिए और सिंगल रो चाहिए। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, जब आपको सिंगल रो चाहिए और आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए तो आपको डायरेक्ट कॉलम का नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 5 और इसको मैं डायरेक्ट शिफ्ट प्लस एंटर करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वंस फंक्शन है उस फंक्शन ने हमें एक मैट्रिक्स क्रिएट करके दे दिया है, उसमें हर एक एलिमेंट 1 है और यहाँ पे आप देख सकते हो
जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट हमें फ्लोट टाइप में मिला है। किस टाइप में मिला है? फ्लोट टाइप में। तो उसको हमें चेक करना, तो हम क्या करेंगे, पहले इस एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ mx_1 इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट लेते हैं और इसके बाद mx_1s, चलो इसको प्रिंट करते हैं। और उसके बाद मुझे इस अरे का टाइप चेक करना है, मतलब इस अरे में कौन सा डेटा टाइप है। तो उसके लिए हम लिखते हैं उस अरे का नाम mx_1s डॉट डी टाइप। डी टाइप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा अरे है उसका डेटा टाइप क्या है ये हम चेक कर सकते हैं। तो चलो इसको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है फ्लोट 64 बिट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम वंस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वंस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो वंस फंक्शन बाय डिफॉल्ट फ्लोट अरे को क्रिएट करता है, मतलब फ्लोट टाइप का डेटा उस अरे में वो दे देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा वंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है, उसमें कुछ रो होनी चाहिए और उसमें कुछ कॉलम होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, np डॉट वंस, ठीक है। उसके बाद आपको उसके पैरेंथेसिस में एक टपल देना पड़ेगा। टपल में आपको दो वैल्यू लेनी पड़ेंगी, एक है रो और दूसरा है कॉलम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टपल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले रो चाहिए, फर्स्ट हमें वैल्यू देनी पड़ेगी रो की। उसके बाद हमें कॉमा का यूज करके हमें कॉलम की वैल्यू देनी है। अब हमें क्या करना है, 3x4 मैट्रिक्स क्रिएट करना है, 3x4 वंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 कॉमा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4। अब इसको हमें एक वेरिएबल को असाइन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ mx_1, ठीक है, सॉरी mx_1 इक्वल्स टू, इसको हमें प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रिंट, उसके बाद उसको देता हूँ mx_1, ठीक है। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सक्सेसफुली वंस मैट्रिक्स क्रिएट कर चुके हैं और उसका शेप है 3x4, 3 रो और 4 कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि जो हमारा वंस मैट्रिक्स है उसमें हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू मिली है, लेकिन उसमें हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो चलो उसको हमें यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, np.once। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि मान लो जो वंस मैट्रिक्स है उसमें कौन से आर्गुमेंट देने ये आपको पता नहीं है, या आप फ्यूचर में भूल चुके हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल मेथड को फॉलो करना है। तो आपको डायरेक्ट वंस के पैरेंथेसिस में जाना है और उसके बाद आपको शिफ्ट प्लस टैब की को प्रेस करना है। क्या करना है? शिफ्ट प्लस टैब की को प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट प्लस टैब की को प्रेस करते हो तो उस फंक्शन को जो भी आर्गुमेंट चाहिए, उस फंक्शन का जो भी सिंटैक्स है और उस फंक्शन को हमें किस तरीके से यूज करना है, तो उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके नीचे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वंस फंक्शन है उस फंक्शन को हमें कौन से आर्गुमेंट देने ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमें शेप, मतलब हमें वंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो उसका शेप क्या होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे शेप दे सकते हैं। उसके बाद कॉमा देके आपको जो भी डेटा टाइप असाइन करना है, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कीवर्ड आर्गुमेंट नन है। उसके बाद ऑर्डर इक्वल टू सी है। जो वंस फंक्शन है उस फंक्शन के बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस, जो प्लस साइन है उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते तो उसके बाद आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पूरी की पूरी उसकी जानकारी मिल जाएंगे। या उसके अलावा यहाँ पे आपको एक साइन है उसके ऊपर भी क्लिक करके आप पूरी की पूरी उसकी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे उसको क्लोज करता हूँ। तो क्लोज करने के लिए इसको आपको क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मैंने क्लोज कर लिया। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी जो वंस मैट्रिक्स है उसमें हम इंटीजर टाइप का डेटा देते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं सेम यहाँ पे शेप दे रहा हूँ 3,4, मतलब 3 रो 4 कॉलम। उसके बाद हमें क्या करना है, उस टपल के बाहर आना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कॉमा देना है। नेक्स्ट हमें डेटा टाइप चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ डी टाइप, ठीक है, डी टाइप इक्वल्स टू, नेक्स्ट हमें इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, लिस्ट, इस डिफरेंट टाइप का डेटा आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। तो मुझे चाहिए इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है। अब इसको मैं एक वेरिएबल को असाइन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ mx_1s, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ मैं अंडरस्कोर, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं प्रिंट फंक्शन और उसको देता हूँ mx_1s, ठीक है। तो चलो शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमें वैल्यू मिली है, मतलब वंस जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू है और हर एक एलिमेंट 1 है। तो इस तरीके से आप वंस मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना है, उसमें हर एक एलिमेंट 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हर एक एलिमेंट 0 होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं जीरोज मैट्रिक्स मैट्रिक्स में। तो उसके लिए हमें सिंपल मेथड है np डॉट जीरोज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जीरोज फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेम मेथड है, हमें शेप चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक टपल लेंगे। टपल में हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 4,5 या 4,6 मुझे मैट्रिक्स चाहिए। उसके बाद इसका डेटा टाइप मैं जस्ट बाय डिफॉल्ट रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को मैं असाइन करता हूँ mx अंडरस्कोर जीरोज, ठीक है। उसके बाद इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ mx अंडरस्कोर जीरोज, ठीक है। तो चलो शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस करते। तो हमारा जो जीरोज मैट्रिक्स है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जीरोज मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो हमारा जीरोज मैट्रिक्स है उसमें जो हमें डेटा मिला वो जीरो वैल्यू मिले, इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप उस वैल्यू को आप बूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, str मतलब स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ, बूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो डेटा टाइप है इसको मैं चेंज करता हूँ। जो हमारा बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो है फ्लोट 64 बिट, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉमा, उसके बाद लेता हूँ मैं यहाँ पे डी टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ बुल, क्योंकि हमें बुल चाहिए। तो चलो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है फॉल्स 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 फॉल्स, मतलब जीरो के जगह पे हमें फॉल्स वैल्यू मिली है। तो जब हम जीरो को कन्वर्ट करते हैं बुलियन में, तो जो जीरो रहता है, जीरो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स और वन रिप्रेजेंट करता है ट्रू। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से आप बुल के जगह पे str मतलब स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हो। चलो इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ और बुल के जगह पे मैं लेता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं str, ठीक है। तो चलो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है, कुछ वैल्यू नहीं मिली है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोटेशन मार्क मिला है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग मिली है। जब आप फॉल्स या जीरो को कन्वर्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में जब आप कन्वर्ट करते हो तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट जीरो और बुलियन फॉल्स। चलो इसको हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ mtstr मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन ले रहा हूँ। अभी स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है बुलियन में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा बुल फंक्शन। तो इसको मुझे पहले प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन में लेता हूँ बुल। ये बुल हमारा कन्वर्टर है और बुल को मैं क्या करने वाला हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग देने वाला हूँ, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग देने वाला हूँ। तो चलो इसको प्रिंट करके आप देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मेरा नेम मिस्टेक हुआ है, en के जगह पे हमें लिखना पड़ेगा m। चलो इसको फिर से प्रिंट करते हैं। तो हमें वैल्यू मिली है फॉल्स। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो हमारी वैल्यू है, जो बुलियन टाइप की वैल्यू है या जीरो है, जीरो को जब हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, एम्प्टी स्ट्रिंग। और मान लो मैं बुलियन की कोई फॉल्स वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में, तो हमें क्या मिलेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोटेशन मार्क। तो जब आपने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी होंगी तो ये आपको पता होगा। तो इस तरीके से आप जीरो एंड वंस मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट करना है। क्या करना है, एम्प्टी मैट्रिक्स। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो हमारा एम्प्टी मैट्रिक्स है उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा नंपाई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में हमारे पास एम्प्टी फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें जो वैल्यू रहेंगी वो कोई भी रैंडमली वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो चलो इसको हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मिलता है एम एम्प्टी मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ मैं np डॉट एम्प्टी मैट्रिक्स हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मिलता है एम्प्टी। नेक्स्ट हमें उसको आर्गुमेंट देनी है। हमें क्या चाहिए, 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 एम्प्टी मैट्रिक्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टपल आर्गुमेंट देते हैं। उस टपल में हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3,3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। अब हमें इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ em अंडरस्कोर mx। चलो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। लेकिन आप जो सोच रहे होंगे कि जो हमारा एम्प्टी मैट्रिक्स है वो एम्प्टी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा एम्प्टी मैट्रिक्स है उसमें हमें कोई भी रैंडमली वैल्यू मिल सकती है, वो कोई भी जीरो या कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एम्प्टी मैट्रिक्स को क्रिएट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम वंस मैट्रिक्स को किस तरीके से कर सकते हैं वंस फंक्शन का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हमने देखा कि हमें जीरोज मैट्रिक्स चाहिए, जीरोज मैट्रिक्स, तो हमने जीरोज फंक्शन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमने देखा कि हमें एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो हमने एम्प्टी मैट्रिक्स को क्रिएट कर चुके हैं। तो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्प्टी मैट्रिक्स उसी तरीके के इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में आगे चल के हम जुपिटर का लुक देख के आप थोड़ा हैरान हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेल भी और हेडिंग भी है। और आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जो हेडिंग है ये हेडिंग किस तरीके से हमने लाई है। ये जो हमारा करंट सेल है ये कोड फॉर्मेट में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेडिंग में। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू बार में यहाँ पे कोड लिखा है, इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग के ऊपर जाना है। जैसे आप हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो जो आपका सेल है वो हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस करते हैं। जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस करते हो तो जो हमारे फंक्शन है इस फंक्शन की तरह हमारा नम पाई फंक्शन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमें नमपाई के फंक्शन दिखे ये हेडिंग है ना कि कोड है। तो हमें कोड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल है इस सेल को हमें कोड मोड में रखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नमपाई को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नमपाई। नेक्स्ट एज कीवर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, नमपाई को शॉर्ट नेम देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनपी। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा numpy पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंज फंक्शन का यूज करते हैं। अरेंज फंक्शन को आप थोड़ा स्प्लिट करोगे और रेंज, तो यहाँ पे हमें मिलता है रेंज। और रेंज फंक्शन के बारे में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग में डिस्कस कर लिया है। रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन को हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रेंज देते हैं तो हमें वो रेंज क्रिएट करके दे देता है। उसी तरीके से हम अरेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके numpy में हम अरे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अरेंज फंक्शन को यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, np डॉट अरेंज लिखते हैं। नेक्स्ट अरेंज फंक्शन को हमें एक रेंज देनी पड़ती है, मतलब हमें स्टार्ट वैल्यू कॉमा एंड वैल्यू कॉमा यहाँ पे हमें लिखना है स्टेप्स। क्या लिखना है, स्टेप्स। ठीक है, तो ये हमारा अरेंज फंक्शन का सिंटैक्स है। तो चलो इसको हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ np डॉट अरेंज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक रेंज क्रिएट करना है, मतलब हमें एक ऐसा अरे क्रिएट करना है उसमें 1 से लेकर 12 वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1,13। 13 हमारा एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस अरे को एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अरे अंडरस्कोर 1d इक्वल्स टू, अब इसको मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रिंट, उसके बाद अरे अंडरस्कोर 1d। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1d अरे सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो अरे है उसमें इवन नंबर होने चाहिए। 1 से लेकर 13 के बीच में हमें इवन नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेल को इंसर्ट करते हैं। तो सेल को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है बी की को प्रेस करो। जैसे आप बी प्रेस को क्रिएट करते हो तो एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इवन नंबर चाहिए 1 से लेकर 13 के बीच में। तो यहाँ पे मैं रहता हूँ np डॉट अरेंज। नेक्स्ट हमें स्टार्ट मतलब स्टार्ट वैल्यू लेनी है। तो स्टार्ट वैल्यू हमारी है 1, उसके बाद कॉमा
इन रेंज हमारी है 13, उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेप वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2। अब इस अरे को मैं एक वेरिएबल को असाइन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं नेम लेता हूँ इवन अंडरस्कोर अरे, ठीक है। अब इस अरे को मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रिंट, उसके बाद इवन अंडरस्कोर अरे। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा इवन अरे क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अरेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके आप वन डायमेंशन अरे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का मतलब क्या होता है? तो जो लाइन स्पेस है उसको भी हमें एक रेंज देनी पड़ती है, और उसके बाद हमें डिफाइन करना पड़ता है कि जो हमारे रेंज है उस रेंज में हमें कितनी वैल्यू चाहिए। तो चलो इसको पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा np डॉट लाइन स्पेस, नेक्स्ट हमें पैरेंथेसिस में देना है एक रेंज। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1,5, ठीक है। 1,5 मतलब इस रेंज में मुझे कुछ वैल्यू चाहिए। इस रेंज में मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, तो उस वैल्यू के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, ठीक है। तो चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 1, 2.33, 3.665। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि हमने क्या किया था, पहले एक रेंज डिफाइन की थी 1 से लेकर 5। तो 1 से लेकर 5 के बीच में हमें 4 वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे हमने लिखा है 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो वैल्यू मिले तो हर एक वैल्यू में सेम डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप लाइन स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं रिशेप। रिशेप का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? मान लो हमारे पास 1D अरे है, उस 1D अरे को हमें 2D 3D मतलब मल्टी डायमेंशन अरे में क्रिएट करना है, तो हम रिशेप का यूज करते हैं। तो हमारे पास एक अरे है 1D अरे, अरे अंडरस्कोर 1D, इसको हमें 2D में क्रिएट करना है। क्या करना है? इसको हमें 2D में क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, रिशेप फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ रिशेप। नेक्स्ट हमें पैरेंथेसिस में क्या करना है, पैरेंथेसिस में हमें शेप लेना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा 1D अरे है, जो भी अरे को आप मल्टी डायमेंशन अरे में क्रिएट करने वाले हो, तो उसमें पहले कितनी वैल्यू है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो हमारा 1D अरे है उसमें हमारे पास टोटल 12 वैल्यू है। तो इस 12 वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमें उसको 2D और 3D अरे में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमें 2D में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है 2,6। 2,6 का मतलब होता है 2 रो 6 कॉलम। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके 1D अरे को 2D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2,6। 2,6 इसका मतलब क्या होता है, 2 रो 6 कॉलम। तो चलो इस 2D अरे को हम एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अरे अंडरस्कोर 2D इक्वल्स टू, इसको मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रिंट, नेक्स्ट अरे अंडरस्कोर 2D। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जो हमारा 1D अरे था वो 1D अरे 2D में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे फर्स्ट रो है और 6 कॉलम, सेकंड रो है 6 कॉलम। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 1D को 2D में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं दूसरा कॉम्बिनेशन लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 की जगह पे 3 लेता हूँ और 6 की जगह पे मैं यहाँ पे लेता हूँ 4। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यू 2D अरे क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास 3 रो है एंड 4 कॉलम है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1D अरे को 3D में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो चलो इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और 2 के जगह पे यहाँ पे मैं लेता हूँ 3। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जब आप 1D अरे को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यू लेनी पड़ेंगे। रिशेप के फंक्शन में जो फर्स्ट वैल्यू रहेंगी वो 3D को रिप्रेजेंट करेंगी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी वैल्यू रहेंगी वो 2D को रिप्रेजेंट करेंगी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वैल्यू रहेंगी वो लास्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगी 1D को, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2। जब आप रिशेप फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लेते हो उस वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट आपके जो अरे मतलब 1 डायमेंशन अरे उसका साइज होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2.3.2 इसका मतलब होता है 12। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो जो हमारा 1D अरे था उस 1D अरे को हमने 3D में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन में अरेंज एंड रिशेप फंक्शन को यूज करके 2D मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, np डॉट अरेंज, यहाँ पे मैं रेंज क्रिएट कर रहा हूँ 1,13। तो यहाँ पे हमारा 1D अरे क्रिएट हो चुका है। इस 1D अरे को हमें रिशेप करना है 2D में, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा डॉट, नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं रिशेप, उसके बाद मुझे कन्वर्ट करना है 2D में, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2,6, ठीक है। चलो इसको हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अरे
इक्वल्स टू, इसको मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रिंट। मुझे प्रिंट करना है अरे को, तो यहाँ पे मैंने लिया अरे। उसके बाद मैं शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अरेंज और रिशेप फंक्शन का इस्तेमाल करके 2D अरे को क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेवल फंक्शन के बारे में। रेवल फंक्शन क्या करता है? रेवल फंक्शन मल्टी डायमेंशन अरे को 1D में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? मल्टी डायमेंशन अरे को 1D में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास एक अरे है जो 2D में, उसको हमें 1D में कन्वर्ट करना है, तो उस अरे का नाम डॉट हम लिखते हैं रेवल। उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद हम क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक आउटपुट मिला है। हमने क्या किया, 2D अरे को 1D में कन्वर्ट कर चुके हैं। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, फ्लैटन फंक्शन का इस्तेमाल करके मल्टी डायमेंशन अरे को 1D में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2D अरे, इसको में कन्वर्ट करना है 1D में, तो यहाँ पे लिखते हैं हम डॉट, उसके बाद फ्लैटन, नेक्स्ट पैरेंथेसिस। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फ्लैटन फंक्शन है उसने भी 2D डायमेंशन अरे को 1D में कन्वर्ट कर चुका है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो रेवल फंक्शन है और फ्लैटन फंक्शन है, दोनों तो सेम तरीके से काम करता है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आपको जानना है, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में आपको पॉइंटर लेके जाना है। नेक्स्ट आपको शिफ्ट टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट टैब बटन को प्रेस करते हो तो इस फंक्शन के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएंगी। इसको आपको पढ़ना है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो इसके बारे में पूरी थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम फ्लैटन फंक्शन को एक आर्गुमेंट दे सकते हैं, ऑर्डर इक्वल टू सी एफ ए के। तो ये आपको होमवर्क है, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखो। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मतलब मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि आपका जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करना है, मतलब रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में। तो उस वक्त आप ट्रांसपोज मेथड को यूज करते थे। तो उसी तरीके से जो हमारा ट्रांसपोज फंक्शन है वो सेम काम करता है, रो को कन्वर्ट करता है कॉलम में। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है अरे, ये 2D मैट्रिक्स है, इसकी जो रो है इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉलम में, मतलब इसको हमें 6/2 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मतलब 6 रो और 2 कॉलम। तो चलो उसको हम ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अरे डॉट ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस, नेक्स्ट हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा अरे 2/6 फॉर्मेट में था उसको हमने 6/2 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो चलो एक बार हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हमने अरेंज फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने देखा लाइन स्पेस। नेक्स्ट हमने देखा रीशेप। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा मल्टी डायमेंशन अरे उसको हमें 1D में कन्वर्ट करना है, तो हमने रेवल फंक्शन का यूज किया था। उसी तरीके से हमारा फ्लैटन फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट हमने ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम